हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने। आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, चाहे स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 जुलाई आज से नए कानून पास हुए हैं इंडिया में। पूरा का पूरा जो 150 साल पुराना कानून था उसको बदला गया है, क्रिमिनल लॉस को। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कानून की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कानून में एक से है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप ये कहते हैं कि अरे ये कानून तो कन बना, आज मुझे कैसे पता होगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो कई सारे क्राइम करके क्रिमिनल बोलेगा मुझे तो जानकारी ही नहीं थी। तो आज से नए तरह से जब अगर आपका कोई मुकदमा होगा या कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है पुलिस के पास, तो नए लॉ के अकॉर्डिंग उसका पूरा प्रोसेसिंग फॉलो होगा। अभी लॉ नया है, तो इसलिए चाहे पुलिस वाले हों, चाहे लॉयर हों, चाहे जस्टिस हों, या लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हों, उन सभी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि नए लॉ और पुराने लॉ दोनों को पैरेलल और पिछले 150 सालों से जो लॉ चला आ रहा है उसके बारे में। तो चलिए पहले बेसिक लॉस के बारे में जानते हैं। 3 तरह के यहाँ पे किताबें होती हैं जो एक लॉ में मतलब पढ़ता है बच्चा, मतलब मेरी लैंग्वेज में इसको ऐसे ही समझिए आप, आसान लैंग्वेज में। तो सबसे पहला होता है इंडियन पीनल कोड 1860। याद रखिएगा, ये ब्रिटिशर्स के टाइम के बने साल है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर हिस्सा 1935 के अधिनियम जो ब्रिटिशर्स के बनाए गए हैं उसी से ले लिया गया था। तो मोस्टली जो लोकल लेवल पे जस्टिस का प्रोसेस है एंड ऑल है पुलिस वाला, ये ब्रिटिश एरा का ही चलता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला क्या था, इंडियन पीनल कोड 1860। ये क्या है, ये डिसाइड करता है कि जब कोई क्राइम, कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो क्राइम है कि नहीं है, या क्राइम का नेचर क्या है, किस कैटेगरी में आएगा वो इंडियन पीनल कोड। और यहाँ पे वर्ड पीनल यूज किया गया है, मतलब भारतीय दंड संहिता, अपराध संहिता जैसा है। ठीक है, इसका नाम अब लिख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। तो पीनल की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया बेटा, न्याय। दंड की जगह न्याय। तो ये थोड़ा सा शब्दों से भी आपको पता चलेगा कि चीजों का जो नेचर है उसमें बदलाव रखा गया है 2023। उसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC, इसे कहते थे CRPC, जो आई थी 1973 में का। इसमें यह होता है कि अगर आपने अब क्राइम हो गया है, केस रजिस्टर हो गया है, तो कैसे कार्रवाई की जाएगी, पुलिस क्या क्या एक्शन लेगी, कैसे जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, कोर्ट में कैसे जाएगी, कोर्ट में क्या होगा, कौन सी कोर्ट में जाना है, ये सारे के सारे यहाँ पे थे। इसको बदला गया है नाम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। याद रखिएगा, CRPC इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और तीसरा आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसको बोला गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मतलब कहते हैं सबूत, जब कार्रवाई की जाएगी तो उस दौरान सबूत लगेंगे, एविडेंस लगेगा कि भाई ये कांड हुआ है, इसके क्या एविडेंस है। तो एविडेंस में क्या प्राइमरी एविडेंस है, किस एविडेंस को ज़्यादा अच्छे से कंसीडर किया जाएगा, किस एविडेंस को लेस कंसीडर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो कौन से एविडेंस होंगे किस तरह के क्राइम पे, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो अब ये हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट लाएगा, क्योंकि हम जी तो रहे हैं और 1 जुलाई को भी जिएंगे, अगले आने साल वाले 20-30 साल भी जिएंगे। क्राइम कभी विलिंगली कभी अनविलिंगली आपसे या आपके सराउंडिंग में हो सकता है, तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और इन 3 किताबों में क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है, बड़ी ब्रीफ जानकारी दूंगा, बहुत डिटेल नहीं, क्योंकि ना ही मैं लॉ पढ़ाता हूँ, ना ही आप लॉ के स्टूडेंट हैं। लेकिन एज अ आम नागरिक थोड़ी जागरूकता होनी ज़रूरी है। और मैंने पहले ही बोला है कि मैं आपकी अवेयरनेस को हमेशा रखूंगा बढ़ा के। आप 9th के, 10th के, 11th 12th के जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे लगता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ की जानकारी नहीं है, ये एक एक्सक्यूज नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि नए लॉ लाने के 3 मेन कारण क्या हैं। आखिर ये नए लॉ लाए क्यों गए, पिछले 150 सालों से जो लॉ हमारे यहाँ चल रहा था वो क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया। वैसे तो ये एक ऐतिहासिक चेंज है, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नोटबंदी में एक ऐतिहासिक चेंज में जनता परेशान हुई थी, कहीं इसमें तो नहीं परेशान होने वाली। तो 3 कारण में समझिए। पुराना कानून
प्यूनिटेटिव एंड रिट्रीब्यूटिव था। मतलब वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि वो ब्रिटिश माइंडसेट को दिखाता था, क्योंकि ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करने आए थे, तो उनका था कि इंडिया को कितना एक्सप्लॉइट करना है और कितना ज़्यादा यहाँ से माल उठा ले जाना और इंडियन को दबा के रखना और इनको गुलामी के अंदर रखना। तो उसमें दंड का प्रोसेस ज़्यादा था, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाती थी रादर देन सुधारने का। लेकिन अभी जो नया कानून है वो सुधारवादी है, ये सुधार की बात करता है, न्याय की बात करता है, दंड की बात कम करता है। ये लोगों को सुधारने का काम करेगा, ऐसा माना जाता है। अब रियलिटी तो बाद में पता चलती है। सेकेंड, रिमूव ब्रिटिश माइंडसेट। भाई अमित शाह जी से लेके नरेंद्र मोदी जी ने सभी ने कहा है अपने प्रण में कि हम ब्रिटिश एरा का गुलामी का जो माइंडसेट है उससे धीरे धीरे निकालेंगे चीज़ों को, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को धीरे धीरे रिमूव किया जाएगा। तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि हम पूरा भारत में बने कानून, नए कानून को अब फॉलो कर रहे हैं। हम ब्रिटिश माइंडसेट से या ब्रिटिश कानून से बाहर आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि अमित शाह ने संसद के अपने भाषण में कहा था कि इस पूरे लॉ में आज भी 400 से ज़्यादा बार ब्रिटिश क्राउन का यूज़ किया गया है। तो इस ब्रिटिश क्राउन वर्ड को पूरी तरह से अभी नए लॉ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और मोदी जी ने कहा था कि इरेज ऑल साइज ऑफ ब्रिटिश स्लेवरी। उन्होंने भाई लाल किले से बोला है कि मने ऐसे बोलते हैं ना वो, कि हम ये जो ब्रिटिश एरा गुलामी का सिंबल है इसको धीरे धीरे हटाएंगे, ठीक है। थर्ड, टाइम अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ। याद रखिए यार कि मतलब हम किस एरा में जी रहे हैं, इंटरनेट के एरा में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के एरा में जी रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट बहुत रिसेंट चीज़ है और लॉ हमारा 150 साल पुराना है। तो अगर इंटरनेट में साइबर क्राइम है, इंटरनेट पे कोई इशू है, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, एविडेंस है, वीडियोस हैं, तो वो कैसे डील किए जाएंगे। ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जो पुराने कानून में आते ही नहीं थे। जैसे अभी देखा जाए तो नीट स्कैम है, साइबर सिक्योरिटी है। ये ऐसे मसले हैं जिस पे हमारी भारतीय सरकार को और भारतीय पुलिस को या न्याय व्यवस्था को बहुत सारे डिसीजन लेने हैं और बहुत सारा वर्क करना है। इसके लिए कानून जरूरत है। देखिए, कोई चीज़ नहीं आती है तो दिक्कत होती है समझने में, पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में। अगले 5 साल 10 साल में दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी अपॉइंटमेंट है वो पुराने ढर्रे पे काम कर रही है। नई अपॉइंटमेंट की जो पुलिस आएगी उसको नए केसेस मिलेंगे, लेकिन कुछ पुराने केसेस भी मिलेंगे। तो ये जो अभी के आने वाली पुलिस व्यवस्था है या जो हमारे लॉयर्स हैं या जो हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ताकि आने वाली फ्यूचर की जनरेशन 10 से 20 साल बाद एक नए कानून के अंदर थोड़े अच्छे वे में काम करे। चलिए अब समझते हैं कि क्या हटा और क्या जोड़ा गया। अगर आए हैं तो क्या चीज़ें हटाई गई हैं, क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या कमियां हैं इसमें और क्या अच्छी बातें हैं। ये अगर ना पता हो तो मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की। इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है। इसमें टोटल 511 सेक्शन थे, ठीक है। और अभी कितने सेक्शन है बेटा? 358 सेक्शन है। कितने हैं? 358 सेक्शन है। तो इस तरह से सेक्शंस, ठीक है। और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। उसमें से 22 सेक्शंस को रिमूव कर दिया गया। 22 सेक्शन कुछ को मर्ज किया गया है। नंबर ऑफ सेक्शन 22 घटाने से आपको 358 नहीं मिलेगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कई सारे सेक्शंस को मर्ज किया गया है, ठीक है। तो 22 को रिमूव किया गया है और 8 नए सेक्शन को ऐड किया गया है। 22 सेक्शन को पूरा हटा दिया गया और 8 सेक्शन को ऐड किया गया। इन 22 में से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ऐड किए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे सेक्शन 124A ये रिमूव किया गया है। इसे कहते हैं सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता था, ये ब्रिटिश एरा में था, कि जैसे अगर आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रख रहे हैं, तो सरकार आपको उठा के जेल में डाल देती थी। इस कानून का समय दर समय कई पॉलिटिकल पार्टियों ने दुरुपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में इस कानून को खारिज कर दिया था कि ये कानून इलीगल है, और बाद में उस कानून को क्योंकि सुप्रीम और इसको रिव्यू किया जाए तो रिव्यू करके हटा दिया गया। दूसरा आता है सेक्शन 497 ये एडल्ट्री का केस है। अडल्ट्री के केस में होता क्या था कि जब भी अडल्ट्री होती थी तो मेल और फीमेल कोई भी अडल्ट्री कर सकता है, लेकिन सजा केवल मेल्स को मिलती थी, फीमेल्स को इसमें एग्जेम्प्ट किया गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी इलीगल कहा अगर एडल्ट्री है
तो मेल और फीमेल दोनों को सजा मिलनी चाहिए, उसको भी हटा दिया गया। 311 ठगी का मामला है कि ठगी में क्या होना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट है। ये तो हो गया, लेकिन याद रखिएगा हटा दिया गया इसका मतलब ये नहीं है सेक्शन ऐड करने में इन्होंने सेक्शन 152 ऐड कर दिया गया, और ये जो हमारा सेडिशन था इसको सेक्शन 152 में सेडिशन को दोबारा लाया गया है और उसकी डेफिनेशन को बदल दिया गया है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह का लगाया गया है और उसकी डेफिनेशन को बदला गया है। और वो डेफिनेशन कैसे वर्क करती है ये आने वाले इंसिडेंट से पता चलेगा कि जब कोई व्यक्ति ऐसे स्पीचेस देगा, आर्म्ड रिबेलियन करेगा, उस पर केस लगाया जाएगा, फिर ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इस पर इंटरप्रिटेट करेगी अपनी टिप्पणी को, अपनी राय को, तब ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा क्योंकि कानून लिखा है और जब अप्लाई होगा उससे ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या दो है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये हो गया, बात समझ में आई इतनी चीजें। अब जो 8 ऐड हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सेक्शन 152 से इन्होंने क्या किया, सेडिशन को कवर कर लिया। 8 जो ऐड हुए हैं उसमें सबसे बड़ी है 101 1012 सेक्शन मॉब लिंचिंग। मतलब अगर पहले क्या होता था, अगर भीड़ किसी को घेर के मार दे तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन मॉब लिंचिंग में इंडिया में बहुत सारी हत्याएं हुई, कई बार ऐसे ही दंगे भड़का के किसी को मरवा दिया जाता था। तो सरकार ने ये क्लियर किया इस बार नए कानून में कि मॉब लिंचिंग में भी आपको उम्र कैद और की सज़ा हो सकती है और फांसी तक की हो सकती है अगर दोषी पाए गए। फिर 302 स्नैचिंग, आजकल भाई स्नैचिंग, हाथ से मोबाइल छीन लेना, गले से चैन खींच लेना, स्नैचिंग की इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ी है कि आए दिन आपको सीसीटीवी फुटेज के वीडियोस देखने को यूट्यूब पे मिलते होंगे कि स्नैचिंग हो गई है। और उससे भी बड़ा नीट स्कैम क्वेश्चन पेपर लीक, तो 112 जो सेक्शन 112 है वो किसके बारे में बात करेगा, क्वेश्चन पेपर लीक से रिलेटेड कानून लाए गए हैं, तो सेक्शन 112 उसके बारे में बात करेगा। पहली बार टेररिज्म की डेफिनेशन दी गई है, तो सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट है क्योंकि इससे पहले टेररिस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया था। और 111 पॉन्जी स्कीम है, यहाँ पे कम्युनिटी वाला होता है, जैसे कि अभी जो पुणे कॉर केस था तो उसमें जो सज़ा हुई उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, तो ये उससे रिलेटेड थोड़ा सा हो गया। तो ठीक है, ये चीज़ें ऐड हो गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन और कुछ इंपॉर्टेंट रिमूवल मैंने आपको दिखा दी हैं, और थोड़ी बहुत जितनी आपकी समझ है, मुझे लगता है कि आप किसी भी क्लास के बच्चे हों या किसी भी एज के हों, आसानी से ये बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, कुछ कमियों में एक चीज़ याद रखिएगा, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जैसे होता है ना कि किसी भी जेंडर के लिए कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी जेंडर को स्पेसिफाई ना किया गया हो, तो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन जब हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर या सेम सेक्स की बात आती है तो उसमें भी इंडिया में काफ़ी खुलापन आया है, लेकिन उतना खुलापन नहीं आया जितने की डिमांड है। तो जब बात करते हैं सेक्शन 377 जो कि लीगलाइज करता है रिलेशन बिटवीन सेम सेक्स, चाहे मेल से मेल या फीमेल से फीमेल हो, जो आपकी LGBTQ+ कम्युनिटी है, इसके बारे में बात होती है। हालांकि इसको मैं भी डिटेल में नहीं जानता हूँ, तो लेस्बियन, गे एंड आफ्टर दैट सॉरी नहीं पता, तो गलत इंटरप्रेटेट करना गलत बात होती है। ठीक है, तो कंसेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट क्राइम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सेक्शन 377 भी बोलता है कि सेम सेक्स के लोग अगर आपसे रिलेशन बनाते हैं और सहमति से बनाते हैं तो ये इंडिया में क्राइम नहीं है। ठीक है, चाहे मेल से मेल हो या फीमेल से फीमेल हो, बाकी मेल फीमेल तो एक जनरल एक्सेप्टेड है, इसके लिए तो रूल लॉ है ही। ठीक है, लेकिन इसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि व्हाट अबाउट नॉन कंसेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मेल एंड फीमेल एंड फीमेल। मतलब अगर कोई एक मेल दूसरे मेल का रेप कर दे या एक फीमेल का रेप कर दे, दो लेस्बियन हैं या दो गे हैं और आपस में उनका ऐसा कुछ सीन हो, तो क्या वो रेप का केस डाल सकते हैं? तो इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पे इनके विषय में अभी रेप को शायद डिफाइन नहीं किया गया है, ये चर्चा का विषय, चर्चा की जाएगी। अभी कोर्ट में इसमें अच्छी बहस चली थी, तो ये उसका विषय है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के साथ जो क्राइम होता है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं, ट्रांसजेंडर को भी उतना कंसीडर अभी नहीं किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट CRPC। अभी तक हमने किसके बारे में बात की भाई? IPC के बारे में। किसके बारे में बात की? इंडियन पीनल कोड के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे CRPC के बारे में। ठीक है,
सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें 484 सेक्शन थे, जिसमें 9 सेक्शंस को ऐड किया गया। सीआरपीसी किसके बारे में बात करती है? स्टार्टिंग में बताया कि कैसे कार्यवाही की जाएगी, क्या प्रोसेस होगा। तो याद रखिएगा, इसमें 9 सेक्शन जो ऐड किए गए हैं उसको डिजिटल एरा को ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल सब कुछ इंटरनेट, बिना इंटरनेट के दुनिया ज़ूम नहीं, आप मेरा ये वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो डिजिटल एरा को ध्यान में रखते हुए 9 सेक्शंस ऐड किए गए हैं, और इसमें क्या हो जाएगा भाई, आपका डिजिटल क्राइम से रिलेटेड हर चीज़ों को ऐड किया गया। उनका क्या प्रोसेस होगा अगर डिजिटल क्राइम हुआ है, बैंक से पैसे लूटे गए, आपका वीडियो वायरल किया गया है, आपको डिजिटली परेशान किया गया, हैराश किया गया, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब बात आता है कि इसमें क्या कमी की गई है और क्या और नहीं किया गया। तो जैसे सीआरपीसी में ही एक बात की जाए तो पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन की होती थी, लेकिन पुलिस को लीनियंसी प्रोवाइड करते हुए उनका काम आसान करने के लिए अब उसको 90 डेज तक बढ़ा दिया गया है, और वो गैप करके जब चाहे तो वो 90 डेज की कस्टडी ले सकते हैं कोर्ट से। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रूल किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई 15 दिन तक आप पुलिस कस्टडी में रखिए, उसके बाद ऑटोमेटिक जुडिशियल कस्टडी में आ जाता है। पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस थाने में रखा जाता है, और वहाँ पे यहाँ पे पुलिस के हैरास करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 15 दिन में से 90 दिन का मतलब पुलिस वाले मार के तुम्हारा भर्ता बिगाड़ देंगे अगर पा गए तो, ठीक है। तो हरासमेंट के ऑप्शन ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अपने क्राइम करने से पहले भाई सब लोग, ठीक है। लेकिन और एक लिमिट लगाई गई है कि 180 डेज में चार्जशीट फाइल होनी है। किसी भी केस में आपके पास 180 डेज है किसी भी केस में कि आप चार्जशीट फाइल कर दें, और 3 ईयर के अंदर केस को मैक्सिमम 3 साल में सॉल्व करें, मतलब जल्दी न्याय दिलाने की, क्योंकि माना जाता है जस्टिस डिलेज मीन्स जस्टिस डिनाइज। अगर बहुत दिन देर बाद न्याय मिले तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी बोला गया है कि भाई 3 ईयर के अंदर मैक्सिमम केस सॉल्व कीजिए। अब ये कितना इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कई सारे केसेस का 3 साल के अंदर सॉल्व हो पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है मुझे, ठीक है। तो ये था सीआरपीसी में थोड़े बड़े मेन बदलाव। तो ये मेन है कि जो पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आगे आते हैं, अब बात करते हैं लास्ट इंडियन एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिप्लेस हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से, ठीक है, और सारे नाम हिंदी में ही हैं, याद रखिएगा। तो पहले 167 इसमें सेक्शन थे, बाद में 2 और बढ़ गए तो 169 हो गए, और इसमें 1 ऐड करके 170 कर दिया गया है। 170 में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ऐड कर दिया गया है, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। देखिए एविडेंस 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। हाई क्लास एविडेंस प्राइमरी होते हैं, इसमें आई विटनेस हो या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, तो इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन बात करें सेकेंडरी की तो इनको लेस वैल्यू, जैसे आपने फोटोकॉपी मंगा ली, जेरोक्स मंगा ली, तो इसमें कोशिश की गई है ये जो सेकेंडरी एविडेंस थे इनको भी ज़्यादा मान्यता मिले, ज़्यादा कंसीडर किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। अब जैसे कि मेरे ही एक दोस्त है, अब उनके पास एक कोई पुराना केस आया है, अभी न्यू ज्वाइनिंग है उनके दिल्ली पुलिस में 3 साल पहले का, तो उनको किसी का केस हैंड ओवर किया गया, तो उसमें जिस पर्सन ने क्राइम किया है वो बिहार से बिलोंग करता है। तो अब कोर्ट ने कहा है कि उसकी एज वेरीफाई करो। अब एज वेरीफाई करने के लिए वो जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल बिहार में है, वहाँ जाना है और वहाँ से ओरिजिनल कॉपी लेके आनी है जो होती है मोहर के साथ। अब उसके लिए शायद उनको बिहार जाना पड़ेगा, 2 महीने की मोहलत दी है और बिहार से वो लेके आएंगे। अगर हो सकता था, ये भी हो सकता है कि भाई स्कूल से एक डिजिटल कॉपी मंगा ले फैक्स की, लेकिन उसको उतना ज़्यादा रियल एविडेंस कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी एविडेंस में आता, तो उनको अच्छे से कंसीडर किया जाए, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। इसी के साथ साथ 2.5 करोड़ यूपी पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए कमिश्नरेट ने आवंटित किए हैं पुलिस को। क्यों? क्योंकि अब लगभग में हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। एविडेंस में आजकल डिजिटलाइजेशन है, तो क्या करना है भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे मान लीजिए 161 का बयान ले रहे हैं, 161 का बयान जो भी होता है उस विक्टिम वगैरह उससे बयान लिया जाता है। तो बयान में कई बार क्या होता था कि पुलिस बयान लेती नहीं थी, उनसे कुछ सुनती थी, फिर अपने हिसाब से उस बयान को लिख देती थी। अब उस बयान की रिकॉर्डिंग भी होगी। अब इससे क्या है कि अगर आप लिखने में इंटरप्रेट करते हो या मिस्टेक करते हो या वायलेट करना चाहते हो तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए फॉरेंसिक टीम आती थी तो थोड़ी देर के वीडियोस बनाती थी, क्योंकि उस वीडियो को और चली आती थी। अब लगभग में कार्रवाई के शुरू से लेकर कार्रवाई के अंत तक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, बयान ले रहे हो, बयान का लिखो, कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, एविडेंस जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसका भी वीडियो बनाओ,
ताकि उसमें अब ये थोड़ा सा हेक्टिक काम होगा। हालांकि 2.5 करोड़ रुपए का आवंटन इसलिए हुआ है कि पुलिस वाले थोड़े हाई स्टोरेज वाली मोबाइल्स ले सकें, इसके साथ पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है, लैपटॉप, कैमरा, इन सारी चीज़ों का मतलब कहने का ये है कि डिजिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। पेन ड्राइव वगैरह, लैपटॉप वगैरह कंपलसरी है। हालांकि सरकार इसके लिए बजट नहीं देती थी, कई बार भाई पुलिस वाले हैं तो उनको अपना लैपटॉप रखना पड़ता है, काम करना है, केस की डायरी बनानी है, पेन ड्राइव रखना पड़ता है, बट धीरे धीरे बजट आवंटन करना पड़ेगा, क्योंकि नए लॉ के अकॉर्डिंग थाने में कुछ कॉमन लैपटॉप, कुछ कॉमन कैमराज होने चाहिए किसी भी केस के लिए। तो यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। अब लास्ट सवाल आता है कि व्हाट अबाउट द ओल्ड लॉ। तो देखिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, ये बड़ा ही अंडरस्टूड सा है किसी भी कानून में, कि आज 1 जुलाई को हुआ क्राइम जो रजिस्टर्ड होगा वो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग। बाकी आपने क्राइम पिछले 30 जून को किया है तो वो पुराने लॉ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, आपको नए लॉ के अकॉर्डिंग वो केस रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी सीधी बात है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी दिक्कत आएंगी। एक तो पहले लॉ नया है तो इसका नेचर बहुत ज़्यादा नहीं पता, इसमें बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, इवन जज, वो लॉयर्स और पुलिस वालों से, क्योंकि बहुत सारे लॉ बदल गए हैं, ठीक है, सेक्शंस बदल गए हैं, सेम क्राइम का सेक्शन बदल गया, तो उस सेक्शन को याद करना, उसको लिखना, रिपोर्ट में लिखने में दिक्कत होगी। जजेस के लिए भी एक सिस्टम में चले आए हैं, 40-50 साल से है, 30 साल से जज हैं, तो वो पता है कानून वगैरह क्या है, पढ़ा है। अब उनको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन सुधार ऐसे ही होता है, सुधार में सबको मेहनत करनी पड़ती है। देश का कानून है तो देश में जो भी इस व्यवस्था से जुड़े हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी के साथ थोड़ी मेहनत आपने भी की, मैंने भी की, ताकि थोड़ा बहुत इस कानून को जान सके। वैसे बहुत डिटेल में लॉ वाले ही पढ़ेंगे और वकील का ही काम है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि वीडियो एविडेंसेस क्या हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा जेन्युइन माने जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखते हैं आगे आने वाले समय में इन लॉ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारे इंसिडेंट होंगे, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होंगे, और उन सब से ओवरकम करते हुए हम इंडियंस आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फॉर सच वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टी पॉइंट अकेडमी एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को भी जानना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।